हैं, ठीक है। एक ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का स्पेशल जो टेस्ट स्टार्ट किए हैं सर, उसका टेस्ट नंबर 5 है, ठीक है। जनरल स्टडी है, स्पेशल जो टेस्ट स्टार्ट हुआ 1 जुलाई से, उसका टेस्ट नंबर 5 है। इसके पहले का जो है ना 4 सेट करवा दिए हैं, 4 टेस्ट। तो सभी लोग देख लीजिएगा, इसका स्पेशल प्लेलिस्ट मिल जाएगा, चारों टेस्ट देख लीजिए। इसका टेस्ट नंबर आज 5 जो है, इसका टेस्ट हुआ था 5/7/2024 को टेस्ट हुआ था, इसी का टेस्ट नंबर 5 पूरा कमेंट करेंगे 100 क्वेश्चन। आप लोग आंसर जरूर दीजिएगा। बताइए, इसका जो है ना टेस्ट नंबर 5 है। चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 1 है, कह रहा है कि इसमें कह रहा है ना कि इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है स्थित। बताइए, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो क्या होगा इसका राइट आंसर? एक का क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या है? लियोन में स्थित है। क्या है? लियोन में है। कह रहा है इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लियोन में स्थित है। तो लियोन कहाँ है? लियोन कहाँ है बताइए? ये ना फ्रांस में स्थित है, याद रखिएगा। लियोन जो है कहाँ है? फ्रांस में। याद रखिए, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? लियोन फ्रांस में स्थित है, याद रखिएगा। कहाँ है? तो फ्रांस में स्थित है। अब इसका स्थापना कब हुआ था? इंटरपोल का स्थापना बोले कब हुआ था? 1923 में स्थापना हुआ था, ठीक है। 1923 में स्थापना हुआ था इंटरपोल का, स्थापना वाले 1923 में हुआ था, याद रखिएगा। ये सभी पॉइंट याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान स्थित है कहाँ? बताइए, क्या होगा? 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। कहाँ है? नई दिल्ली में। कह रहा है राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान स्थित है नई दिल्ली में स्थित है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। कह रहा है कि महिलाओं के लिए ओलंपिक में शुरू किया गया पहला खेल था, बताइए कौन था? बताइए क्या था? तो कह रहा है कि महिलाओं के लिए ओलंपिक में शुरू किया गया पहला खेल कौन था? तो 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या है? गोल्फ था। क्या था? गोल्फ था। क्वेश्चन नंबर 4 पे कह रहा है कि बाह्य अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला प्रथम मानव कौन था? तो क्या होगा बताइए? तो 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यूरी गागरिन। कौन है? यूरी गागरिन। तो कह रहा है ना कि बाह्य अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला प्रथम मानव कौन था? तो यूरी गागरिन थी। कौन थे? यूरी गागरिन मानव था, यूरी गागरिन था। नेक्स्ट कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर कह रहा है 5, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा सुमेलित है? बताइए, इसमें कौन सुमेलित है? तो 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी है, सभी सुमेलित है। क्या है? सभी सही है। तो औद्योगिक विश्व विज्ञान अनुसंधान केंद्र कहाँ है? लखनऊ में। 20 कौन पिए थे? लक्ष्मण भगवान पिए थे, इसलिए विश्व विज्ञान अनुसंधान कहाँ है? तो लखनऊ में है। और भारतीय बागवानी विश्वविद्यालय कहाँ है? सोलन हिमाचल प्रदेश में है। और नेक्स्ट है ना, कह रहा है कि भारतीय बागवानी विश्वविद्यालय कहाँ है? तो सोलन हिमाचल प्रदेश में। तीसरा क्या है? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो करनाल हरियाणा में है, ठीक है। याद रखिए, सभी कथन क्या है? बिल्कुल राइट है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए। कह रहा इंद्रायणी रहमान किस नृत्य की नृत्यांगना है? बताइए क्या होगा? इसका जो राइट आंसर है ना, 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। क्या? ओडिसी है। क्या है? ओडिसी। कह रहा है इंद्रायणी रहमान किस नृत्य की नृत्यांगना है? तो ओडिसी। इंद्रायणी रहमान किस नृत्य की नृत्यांगना है? तो ओडिसी की है। क्वेश्चन नंबर 7 पे कह रहा है कि किस भारतीय समुदाय ने भारत में पहला क्रिकेट क्लब की स्थापना की थी? तो क्या होगा? तो 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या है? तो डी है, पारसी है। क्या है? पारसी। तो कह रहा है किस भारतीय समुदाय ने भारत में पहली क्रिकेट क्लब की स्थापना की? तो पारसी। क्या है? पारसी। क्वेश्चन नंबर 8 पे कह रहा है कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की शुरुआत कब हुई थी? बताइए क्या होगा? 1999 में। तो 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1999 में। क्या? 1999 में, ठीक है। तो कह रहा है ना कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की शुरुआत कब हुआ था? 1999 में हुआ था। भाई क्वेश्चन नंबर 9 पे कह रहा है कि न्यू डायमेंशंस ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए क्या होगा? तो 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर अटल बिहारी वाजपेयी। कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी, याद रखिएगा। कह रहा है न्यू डायमेंशन ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी पुस्तक के लेखक कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी। इसमें कह रहा है कि 10 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि इसमें कह रहा है राष्ट्रीय पशु के संदर्भ में इसमें कौन सम्मिलित नहीं है? इसमें देश दिया हुआ है और राष्ट्रीय पशु दिया है, इसमें कौन गलत है? तो 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूजीलैंड का जो है ना ये डोडो गलत है, याद रखिए। इसमें क्या है? न्यूजीलैंड का क्या है? डोडो गलत है। तो यहाँ पे याद रखिए ना, इसका क्या होगा? कीवी होगा। क्या होगा? कीवी होगा। इसका न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो कीवी है। और जापान का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो क्या होगा? आइबिस है। क्या? आइबिस, बिल्कुल सही है। और कनाडा का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो गंजा ईगल है, ये बिल्कुल सही है। और यूनाइटेड किंगडम का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो रॉबिन रेड ब्रेस्ट है। क्या है? रॉबिन रेड ब्रेस्ट, ठीक है, ये भी सही है। और एक क्वेश्चन 11 पे कह रहा है कि जीव मिल्खा सिंह, ज्योति रंधावा व टाइगर वुड किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? तो क्या होगा? 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 11 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो ए होगा, गोल्फ से संबंधित है। हाँ, जीव मिल्खा सिंह, ज्योति रंधावा, टाइगर वुड्स किस खेल से संबंधित प्रसिद्ध खिलाड़ी है? तो गोल्फ का है, ठीक है, गोल्फ का है। क्वेश्चन 12 पे कह रहा है कि विश्व कवि के उपनाम से किन्हें जाना जाता है? बताइए क्या होगा? विश्व कवि के रविन्द्रनाथ टैगोर को। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। कह रहा है विश्व कवि के उपनाम से किसको जानते हैं? रविन्द्रनाथ टैगोर को जानते हैं विश्व कवि के नाम से, ठीक है।
अब भाई क्वेश्चन नंबर 13 पे कह रहा है कि बिहार की प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री कौन थी, तो क्या होगा? बिहार की प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री पूछा है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा? रेणु देवी होगा, ठीक है, रेणु देवी होगा, ठीक है। बिहार की प्रथम मुख्यमंत्री रहती तब और रेणु देवी होगा, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा रेणु देवी। याद रखिए, रेणु देवी जो है ना उप मुख्यमंत्री, पहली मुख्यमंत्री थी बिहार की। उप मुख्यमंत्री बोलेगा तो रेणु देवी थी, ठीक है। आगे क्वेश्चन 14 पे कह रहा है कि एक मिश्र धातु, कह रहा है एक मिश्र धातु है, क्या है बताइए? एक मिश्र धातु क्या है? तो 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी है। 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। क्या है? एक समांगी मिश्रण है, याद रखिएगा, ठीक है। एक मिश्र धातु क्या है? तो 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एक समांगी मिश्रण है। आगे करा 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लवण क्रिस्टलीय जल नहीं रखता है, बताइए कौन नहीं रखता है, क्या होगा? बेकिंग सोडा। 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बेकिंग सोडा नहीं रखता है, लेकिन नीला थोथा रखता है, धोवन सोडा रखता है, जिप्सम रखता है। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लवण क्रिस्टलीकरण जल नहीं रखता है, तो बेकिंग सोडा नहीं रखता है, नीला थोथा, धोवन सोडा, जिप्सम रखता है। बताइए क्वेश्चन नंबर 16 बताइएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित परिघटनाओं का कौन सा समुच्चय ताप बढ़ने से पर बढ़ेगा, क्या होगा? 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। हाँ, तो कह रहा है ना कि निम्नलिखित परिघटनाओं का कौन सा समुच्चय ताप बढ़ने से बढ़ेगा, तो वाष्पन होगा, विसरण होगा, गैसों का प्रसार होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। अब क्वेश्चन नंबर 17 पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन समांगी प्रकृति के, बताइए कौन समांगी प्रकृति के है? 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? सी होगा। 1 और 4 है, क्या 1 और 4 समांगी प्रकृति के है ना, तो एक बर्फ भी है और क्या है, तो वायु भी है। तो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन समांगी प्रकृति के है, तो बर्फ और वायु है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। वही क्वेश्चन नंबर 18 पे यही कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें अणुओं, कह रहा है किसमें अणुओं की संख्या अधिकतम होगी, तो क्या होगा बताइए? तो 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 1GH2, ठीक है, 1GH2। कह रहा है निम्नलिखित में से किसमें अणुओं की संख्या अधिकतम है, तो 1GH2 में, ऑप्शन नंबर सी में अधिकतम है, ठीक है, अणुओं की संख्या। आइए क्वेश्चन नंबर 19 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के परिणाम स्वरूप, कह रहा है ना कि रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के परिणाम स्वरूप सूरज खोज किसने किया गया था, किसके द्वारा? तो 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, परमाणु में नाभिक। क्या है? परमाणु में नाभिक। तो कह रहा है ना कि रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के परिणाम स्वरूप खोज किया गया परमाणु में नाभिक, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 20 पे आइए। कह रहा है कोई कण त्रिज्या r के वृत्ताकार पथ में गमन कर रहा है, क्या है? गमन कर रहा है। अर्धवृत्त पूरा करने के पश्चात इसका विस्थापन होगा, कितना होगा? तो 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, 2r होगा। क्या होगा? 2r। तो कह रहा है कोई कण त्रिज्या r के वृत्ताकार पथ में गमन कर रहा है, अर्धवृत्त पूरा करने के पश्चात इसका विस्थापन होगा 2r होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 पे 21 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि वायुमंडल पृथ्वी से जकड़ा हुआ है, बताइए किसके द्वारा? 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गुरुत्व बल द्वारा। अच्छा क्वेश्चन डाला हुआ है। जितने भी अभी एग्जाम होने वाला है ना, सभी एग्जाम में जो है ना क्वेश्चन बहुत देखने को मिलेगा इस सब सेट से। जो भी सेट इस चैनल पे आ रहा है सभी क्लास को अच्छे से रिवीजन किया कीजिए, बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो कह रहा है ना कि वायुमंडल पृथ्वी से जकड़ा हुआ है तो गुरुत्व बल द्वारा हुआ है, ठीक है। आगे कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 22 है। कह रहा है ऋणात्मक कार्य के प्रकरण में बल एवं विस्थापन के बीच का कोण होता है, कितना होता है बताइए? 90 डिग्री। तो 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी होगा, 180 डिग्री होगा, ठीक है। राइट आंसर 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो कह रहा है ऋणात्मक कार्य के प्रकरण में बल एवं विस्थापन के बीच कोण होता है तो 180 डिग्री होता है। अब वही क्वेश्चन नंबर 23 पे आइए। कह रहा है कि किसी क्षीण ध्वनि को प्रबल ध्वनि में परिवर्तित करने के लिए किसमें वृद्धि करनी होगी? तो 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आयाम में वृद्धि करनी होगी। तो कह रहा है किसी क्षीण ध्वनि को प्रबल ध्वनि में परिवर्तित करने के लिए किसमें वृद्धि करनी होगी? तो 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो बी, आयाम में वृद्धि करनी होगी। आगे कह रहा है घरेलू संधारित्रों को लघु पतन अथवा अधिभारण से बचाने के लिए उपयोग किया जाने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? 24 का ऑप्शन नंबर बी होगा, फ्यूज का उपयोग। क्या? फ्यूज का उपयोग होगा, फ्यूज का उपयोग। अब क्वेश्चन नंबर 25 पे क्वेश्चन 25 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन किसी बिंदु स्रोत से उस पर आपतित प्रकाश का समांतर प्रकाश पुंज बना सकता है? तो क्या होगा 25 का? ऑप्शन नंबर ए होगा, अवतल दर्पण उत्तल लेंस दोनों में। तो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन किसी बिंदु स्रोत से उस पर आपतित प्रकाश का समांतर प्रकाश पुंज बना सकता है? तो अवतल दर्पण और उत्तल लेंस दोनों।
में होता है, नॉन फीड आगे क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि ईस्ट का उपयोग निम्न में से किसके उत्पादन में होता है, तो क्या होगा? अल्कोहल में। किसमें होता है? तो एल्कोहल में होता है। तो कह रहा है ना कि ईस्ट का उपयोग निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में होता है, तो एल्कोहल के उत्पादन में होता है ईस्ट का प्रयोग। आगे कह रहा है कि तिलक तथा एनी द्वारा बनाए गए होम रूल लीगों को एक में मिला दिया गया था, कब? 1916 में। क्या कब मिला गया था? तो 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, 1918 मिला गया था। ठीक है, 27 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा, 1918 में। तो कह रहा है ना कि तिलक और एनी द्वारा बनाए गए होम रूल लीग को एक ही में मिला दिया गया था, कब? 1918 मिलाया गया था, कब? 1918 में। ठीक है, याद रखिएगा। आगे कह रहा है ना कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसमें 28 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, सी होगा। इसमें कह रहा है ना गलत क्या है, तो इसमें कह रहा है कि जैव गैस का प्रमुख अवयव मीथेन है और यह अत्यधिक धुआं उत्पन्न करती है तथा अत्यधिक राख भी शेष बच जाती है। ये गलत है, नहीं करता है। ठीक है ना, इसलिए गलत है। इसमें आगे कह रहा है सही किसमें क्या है, तो इसमें कह रहा है कि हमें अधिक वृक्ष लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है ताकि पर्यावरण शुद्ध हो और जैव मात्रा ईंधन भी प्राप्त हो। बिल्कुल सही बात है। और नेक्स्ट बी नंबर ऑप्शन कर रहा है कि जब फसलों, वनस्पति और अपशिष्टों आदि का ऑक्सीजन की उपस्थिति में विघटन होता है तो जैव गैस उत्पन्न होती है। बिल्कुल सही है, ये भी कथन सही है। और डी नंबर कह रहा है ना कि जय मात्रा क्या है? ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। बिल्कुल सही है, जय मात्रा जो है ना ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत होता है। बिल्कुल सही है। क्वेश्चन आई 29 पे कह रहा है कि चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने का प्रक्रम क्या कहलाता है, तो क्या होगा? 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फर्मेंटेशन कहलाता है। ठीक है, तो कह रहा है चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने के लिए प्रक्रम क्या कहलाता है? फर्मेंटेशन कहलाता है। ठीक है, फर्मेंटेशन। आइए क्वेश्चन नंबर 30 पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से समूहों में केवल जैव निम्नीकरण करणीय पदार्थ है, तो कौन सा होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, फलों के छिलके, केक एवं नींबू का रस होगा। ठीक है, तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से समूह में केवल जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है, तो फलों के छिलके, केक एवं नींबू का रस है। आइए क्वेश्चन 31 पे 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कोई एक चुनिए जो राइबोसोम के बारे में सच नहीं है। बताइए इसमें कौन जो है ना सच नहीं मतलब गलत है? प्रोटीन डी, ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रोटीन संश्लेषण इकाई, इसका इकाई योगदान नहीं होता। हाँ, ये गलत है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, प्रोटीन जो है संश्लेषण इसका कोई योगदान नहीं होता है, इसलिए जो है ना गलत है। नहीं दिया इसलिए गलत है, होता है। प्रोटीन जो होता है ना संश्लेषण इसका कोई योगदान जो होता है। और इसमें सही क्या है, तो 2 उप इकाइयों को बना होता है। बिल्कुल सही है। राइबोसोम जो होता है ना 2 उप इकाइयों का बना होता है। बिल्कुल सही है। और इसका जो राइबोसोम जो है ना पॉलीसोम से बनता है, पॉलीसोम बनता है, राइबोसोम पॉलीसोम बनता है। mRNA के साथ जुड़ा होता है राइबोसोम। ठीक है, ये सभी कथन सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 32 पे कह रहा है 32 नंबर की घरेलू मक्खी को बारीकी संवर्ग के किस गण ऑर्डर में रखा जाता है, तो क्या होगा? डिप्टेरा। 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बी होगा, डिप्टेरा। कह रहा है घरेलू मक्खी बारीकी संवेग के किस गण ऑर्डर में रखा जाता है, तो डिप्टेरा। इसमें है ना मिलान करना। बताइए इसमें मिलान का स्तंभ 1 दिया हुआ है, पादप दिया हुआ है, स्तंभ 2 में जो है ना वर्ग दिया हुआ है। कौन सा पादप किस वर्ग का है बताइएगा। इसका जो राइट आंसर होगा 33 का, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। अब मिलाते हैं, देखिए क्लेडोमोनास किसका पादप वर्ग है? क्लेडोमोनास बोलेगा तो किसका होगा? क्लेडोमोनास जो है ना ये पादप जो है ये शैवाल का है। किसका है? शैवाल का है। और साइकस किसका है? साइकस पादप किसका वर्ग का है? जिम्नोस्पर्म का है। किसका? जिम्नोस्पर्म का है। सिलेंजी नैग्ल किसका है? सिलेंजी नैग्ल ये है टेरिडोफाइट का है। क्या है? टेरिडोफाइट का है। अस्फेगनम किसका है? तो मॉस का है। किसका है? मॉस का है। याद है क्लेडोमोनास बोलेगा तो शैवाल का है, साइकस बोलेगा तो जिम्नोस्पर्म का है, स्लेजी नैल बोलेगा तो ये टेरिडोफाइट का है, अस्फेगनम बोलेगा तो ये मॉस का है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 पे कह रहा है एक परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा क्या होता है? इसका होगा एक दिशा में होता है। ठीक है, एक दिशा में होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। एक परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा क्या होता है? एक दिशा में होता है। ठीक है, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान उपज था। किसका था? बताइए किसका था? तो 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा, लॉर्ड बेटन के मस्तिष्क के था। कह रहा है कि भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान किसका उपज था? तो लॉर्ड बेटन के मस्तिष्क का उपज था। आइए क्वेश्चन नंबर 36 पे कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय कह रहा है कि तामलू की किस 73वीं वर्षीय किसान महिला ने गोली लग जाने के बाद भी राष्ट्र झंडे को ऊंचा रखा था? क्या होगा इसका राइट आंसर? 36 का होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, मांतगिनी हजारा। ठीक है, मांतगिनी हाजरा। कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय तामलुक की किस 73वीं वर्षीय किसान महिला ने गोली लग जाने के बाद भी
राष्ट्र झंडे को ऊंचा रखा तब मानतेगिनी हाजरा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये 37 पे, इसमें भी मिलान करना है। सूची 1 दिया हुआ है, में समाचार पत्र दिया हुआ है, और सूची 2 में जो है आरंभ करने वाला प्रशासक या संपादक दिया हुआ है। तो बताइएगा 37 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। तो देखिएगा कि लीडर के किसका था, लीडर पत्र किसका था? बताइए, संपादक बोलेगा तो लीडर का मोहन मालवीय थे। लीडर का मदन मोहन मालवीय थे, लीडर का मदन मोहन मालवीय थे। अब बॉम्बे क्रॉनिकल का बोलेगा तो कौन थे? बॉम्बे के फिरोज शाह मेहता थे। इंडिपेंडेंट का बोलेगा कौन थे? मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू था। ठीक है, और जस्टिस का बोलेगा टी एम नायर। ठीक है, टी एम नायर। तो लीडर का जो संपादक थे ना, आरंभ करने वाले जो संपादक थे, प्रकाशक थे, मदन मोहन मालवीय थे। बॉम्बे क्रॉनिकल का फिरोज शाह मेहता थे। इंडिपेंडेंट का टी.एस. नायर थे। और जस्टिस का बोले मोतीलाल नेहरू थे। ये सब याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन 38 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रिप्स मिशन के समझ में सही नहीं है? तो क्या होगा? 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो सी होगा। ठीक है, इसमें सी जो है ना, नई कार्य परिषद की नियुक्ति, इसमें हिंदुओं और मुसलमानों का समान प्रतिनिधित्व है, ये गलत है। इसमें जो है समझ नहीं है। लेकिन जो है क्रिप्स मिशन समझ कौन कौन है? युद्ध समाप्त होने के डोमिनियन दर्जा, ये बिल्कुल सही है। संविधान सदन द्वारा निर्मित संविधान का मान, ये बिल्कुल सही है। और कोई भी सूबा भारतीय संघ में बाहर रह सकता है, ये भी सही है। तो ए बी डी सही है। आगे क्वेश्चन नंबर 39 पे कह रहा है कि इसमें भारत के स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्न घटनाओं का पर विचार कीजिए। इसमें कौन जो है सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करें? तो देखिएगा इसमें जो है कौन कौन, इसका राइट आंसर 39 का क्या होगा? 39 का पहले ए होगा। क्या होगा? मेरठ षड्यंत्र केस, गांधी में समझौता और मैकडोनाल्ड साम्राज्यिक पंचायत हुआ था। ये कब हुआ था बताइए? तो इसका याद रखिएगा ना कि मेरठ जो षड्यंत्र केस हुआ था ना, ये हुआ था 1929 में हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, और गांधी में समझौता कब हुआ था? 1931 में हुआ था, सबको पता है। और ये मैकडोनाल्ड का साम्राज्यिक पंचायत जो हुआ था, ये हुआ था 16 अगस्त 1932 को हुआ था। कब हुआ था? 16 अगस्त 1932 को हुआ था, याद रखिए। 16 अगस्त 1932 को हुआ था। बैठा लीजिए। इसमें क्या होगा? 1 2 3 होगा। ठीक है ना, 1 2 3। तो सभी क्रम के अनुसार इसमें क्या 29 है और 31 है और 32 होगा। तो मेरठ षड्यंत्र केस 1929 और गांधी में समझौता 1931 और मैकडोनाल्ड का साम्राज्यिक पंचायत 1932 में। तो इसका राइट आंसर 1 2 3 होगा। आगे क्वेश्चन 40 पे कह रहा है कि किसने कहा गांधी जी भारत में स्थिर उपनिवेशों का सरकार के अच्छे पुलिसमैन है? तो क्या होगा? 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? 40 का डी होगा, एलन विकिंसन। क्या? एलन विकिंसन। तो कह रहा है ना कि गांधी किसने कहा गांधी जी भारत में स्थित उपनिवेशों सरकार के अच्छे पुलिसमैन है? तो एलन विकिंसन। अब गांधी गदर पार्टी कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर कह रहा है, गदर पार्टी की स्थापना कब हुआ था? बताइए किस वर्ष? सबको पता है ना, 1913 में हुआ था। अब इसमें भी सोचना है। 1913 में हुआ था, लाला हरदयाल ने किया था। नेक्स्ट है, इसमें कह रहा है अधोलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है? बताइए, इसमें अधिवेशन वर्ष दिया हुआ है, अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति कांग्रेस के थे। बताइए इसमें गलत कौन है? तो 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 1895 मदन मोहन मालवीय गलत है। ये कौन किए थे? 1896 स्टेट व्यक्त रहेगा तो 1894 और आनंद मोहन बोस। ये गलत है। तो 1895 कौन थे? तो क्या होगा? अध्यक्ष बनने वाले अधिवेशन बोलेगा तो यहाँ पे जो होगा सूर्यनाथ बनर्जी होगा। यहाँ पे जो आनंद मोहन बोस नहीं थे। यहाँ पे कौन थे जो 1895 में कौन थे? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, याद रखिए। सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे, नाथ बनर्जी, याद रखिएगा, बनर्जी थे। ठीक है, और 1896 में कौन थे? रहमतुल्लाह सयानी, बिल्कुल सही है। और 1894 में कौन थे? अल्फ्रेड बेब, बिल्कुल सही है। और 1897 में कौन थे? तो MC शंकर नायर थे। ठीक है, लेकिन 1897 में कौन थे? तो सूर्यनाथ बनर्जी थे, ना कि आनंद मोहन बोस थे। तो 1896 में अधिवेशन के रहता कौन किया था? रहमतुल्लाह सयानी। 94 में बोलेगा तो अल्फ्रेड बेब। और 1897 बोलेगा तो MC शंकर नायर। 1897 बोलेगा तो सूर्यनाथ बनर्जी थे। अब भाई क्वेश्चन 43 पे आइए। कह रहा है 43 में क्वेश्चन कह रहा है कि बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? बताइए, बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? बघेरा विद्रोह हुआ था 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या है? बघेरा विद्रोह हुआ था बड़ौदा में हुआ था। कहाँ हुआ था? बड़ौदा में। इसका PDF ना हम टेलीग्राम चैनल पे 2 दिन पहले ही डाल दिए थे। आप लोग टेलीग्राम चैनल पे नहीं ज्वाइन किए, ज्वाइन कर लीजिए। इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है। इसे जैसे सर PDF देते हैं वैसे से हम जो है PDF डाल देते हैं, वैसे फिर उसका जो क्लास आता है। सभी लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। इसका डिस्क्रिप्शन चेक कीजिएगा, आपको लिंक मिल जाएगा। उस पर लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए। इसका PDF 2 दिन पहले ही सेंड कर दिए थे। आप वहाँ से उसका सोल्यूशन कीजिए, बाकी क्लास आएगा तो क्लास अच्छे से देख लीजिएगा, बाकी सारा क्वेश्चन याद हो जाएगा। याद रखिए बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? तो बड़ौदा में हुआ था। ठीक है, बड़ौदा में हुआ था। अब भाई क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि पटना में स्थित गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर?
44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कर्नवालिस। क्या है? कर्नवालिस, ठीक है ना। डी होगा। पटना में स्थित गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल काल में हुआ था? तो कर्नवालिस, ठीक है। आगे है कि बिहार आने वाला, कह रहा है बिहार आने वाला पहला अंग्रेजी यात्री कौन था? तो क्या होगा? 45 राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा ऑप्शन नंबर सी? रॉल्फ फिंच होगा। क्या था? रॉल्फ फिंच। बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था? रॉल्फ फिंच था। आइए क्वेश्चन नंबर 46 पे कह रहा है कि बिहार के उत्तरी गंगा के मैदानी भाग का निर्माण हुआ है, बताइए किससे? तो 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो हाँ, जिसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, गंगा और उसकी साई नदियों के निक्षेप से हुआ है। तो कह रहा है बिहार के उत्तरी गंगा के मैदानी भाग का निर्माण हुआ है, तो गंगा और उसकी साई नदियों के निक्षेप से हुआ है। क्वेश्चन नंबर 47 पे कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आय का आंकड़ा कौन जारी करता है? बताइए, सबको पता है। 47 राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एनएसओ होगा। क्या? एनएसओ होगा, ना कि एनएसएसओ होगा, एनएसओ होगा। कह रहा है भारत में राष्ट्रीय आय का आंकड़ा कौन जारी करता है? एनएसओ जारी करता है। कौन जारी करता है? एनएसओ जारी करता है। आगे आइए, नेक्स्ट कह रहा है 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सतत विकास शब्द का अस्तित्व कब आया था? बताइए। तो 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए, 1980 में आया था। कब? 1980 में आया था। तो कह रहा है सतत विकास शब्द कब अस्तित्व में आया था? 1980 में आया था। नेक्स्ट 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सन 1977 से 78 में काम के बदले अनाज कार्यक्रम योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी? तो क्या होगा? 49 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, पंचवर्षीय योजना। क्या है? पंचवर्षीय योजना। कह रहा है सन 1977 से 78 में काम के बदले अनाज कार्यक्रम योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी? पांचवी योजना। नेक्स्ट है कह रहा है किसान दिवस पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस पे मनाया जाता है। कब मनाते हैं? बताइए। 23 सितंबर को। कब मनाते हैं? 23 सितंबर को मनाते हैं। किसान दिवस कब मनाते हैं? 23 सितंबर को मनाते हैं। चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस मनाते हैं, किसान दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित राज्यों में से किसने सर्वप्रथम ई राशन कार्ड सेवा प्रारंभ किया है? तो क्या होगा? 51 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ये किया है दिल्ली। किया है? क्या है? दिल्ली। हाँ, 51 का क्या होगा? दिल्ली होगा। 51 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर तो बी होगा। क्या होगा? बी होगा। आइए क्वेश्चन बनाइए 52 पे कह रहा है कि स्टार्टअप्स की विशेष आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है किससे? तो क्या होगा? 52 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी उपरोक्त सभी से। कह रहा है कि स्टार्टअप की विशेष आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है तो दूत निवेशकों के माध्यम से, जोखिम मुक्त पूंजी से और भीड़ वित्त पोषण के माध्यम से होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 53 पे कह रहा है तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग स्थापित किया गया था किसमें? कब? बताइए। तो 53 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा ना, 1956 में। 1956 में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग का स्थापित किया गया था। कब? 1956 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा वित्तीय समावेशन पर अपनी संस्कृतियां दी थी? तो क्या होगा? 54 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, रंगराजन समिति। क्या है? रंगराजन समिति है। कह रहा है ना कि राज भविष्य निधि, कह रहा है कि राज भविष्य निधि के अंतर्गत सरकार जो मुद्रा पाती है उसको जमा किया जाता है किसमें? बताइए क्या होगा? तो 55 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सार्वजनिक लेखा निधि में। क्या है? सार्वजनिक लेखा निधि में। तो कह रहा है ना कि राज भविष्य निधि के अंतर्गत सरकार जो मुद्रा पाती है उससे जमा किया जाता है सार्वजनिक लेखा निधि में, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 56 पे कह रहा है कि शिक्षण में निपुणता सीखने की रणनीति मास्टरी लर्निंग मॉडल किसके द्वारा डिजाइन की गई थी? तो क्या होगा? 56 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो डी होगा, BS ब्लूम। क्या है? BS ब्लूम को, ठीक है। तो कह रहा है कि शिक्षण की निपुणता सीखने की रणनीति मास्टरी लर्निंग मॉडल किसके द्वारा डिजाइन की गई थी? तो BS ब्लूम के द्वारा डिजाइन किया गया था। आइए क्वेश्चन 57 पे कह रहा है कि दर्शन और शिक्षा, कह रहा है ना कि दर्शन और शिक्षा एक ही सिक्के के दो पहलू है, किसने कहा था? बताइए। 57 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रास कहा था। किसने कहा था? रास ने कहा था। कह रहा है दर्शन और शिक्षा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, किसने कहा था? रास ने कहा था। 58 नंबर क्वेश्चन पे कह रहा है कि भारत सरकार ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को पारित किया था? तो किस अनुच्छेद के तहत? 253 के तहत पारित तो 58 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो सी होगा। क्या? अनुच्छेद 253 होगा। क्या होगा? अनुच्छेद 253 होगा। तो कह रहा है कि भारत सरकार ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को पारित किया था? तो अनुच्छेद 253 के तहत पारित किया था। वही क्वेश्चन 59 पे कह रहा है निम्न में से कौन सा कथन सही है? बताइए कौन सा कथन सही होगा? तो 59 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर का देखिए इसमें क्या आ रहा है कि इसमें जो है ना एक खास श्रृंखला में मानव प्राथमिक और द्वितीय उपभोक्ता होता है, ये गलत है, ये गलत है। और वही नेक्स्ट ऑप्शन सॉरी देखिए इसका जो है ना इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। तीनों इसमें 3 ऑप्शन है, तीनों कथन सही है। देखिए इसमें जो है कह रहा है ना में से कौन सा कथन सही है? इसमें तीनों कथन सही है। खास श्रृंखला में मानव प्राथमिक और द्वितीय उपभोक्ता होता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। खास श्रृंखला में मानव प्राथमिक और द्वितीय उपभोक्ता होता है, बिल्कुल सही है। तो आंसर का जो राइट आंसर था ना ऑप्शन नंबर डी था। क्या था? डी था।
और खाद्य जाल एक संपूर्ण समुदाय के सभी जीवों के संबंध में स्थापित करता है, बिल्कुल सही है। खाद्य जाल एक संपूर्ण समुदाय के सभी जीवों में संबंध स्थापित करता है, बिल्कुल सही है। और जैव संचयन को पार्ट्स प्रति मिलियन में मापा जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो 1, 2, 3 तीनों कथन क्या है, तो सही है। तो आंसर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 60 पे एक कह निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, इसमें कौन सा कथन गलत है। तो 60 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, सी है, ठीक है। इसमें कह रहा है ना कि भारत का पहला जय मंडल आरक्षित क्षेत्र सुंदरबन जो है ना 1986 में 1986 है, ये 1986 पारित हुआ था, ये गलत है। क्या है, भारत का पहला जय मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है बताइए। क्या होगा ना, सुंदरबन नहीं होगा, नीलगिरी होगा। क्या होगा, नीलगिरी, याद रखिएगा क्या होगा, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व होगा, नीलगिरी होगा, नीलगिरी। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कह रहा है कि भारत का पहला जय मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है, तो नीलगिरी होगा, ना कि सुंदरबन होगा। और इसमें क्या है, सही क्या है, तो जय मंडल शब्द को एडवर्ड सुयस ने गढ़ा था, बिल्कुल सही है। और भारत के 12 जय मंडल आरक्षित क्षेत्रों में से यूनेस्को के विश्व नेटवर्क में शामिल किया गया है, बिल्कुल सही है। तो ए, बी और एक और है ना, इसमें ए, बी और डी सही है, ठीक है। और एक और था ना कि विश्व का प्रथम जय मंडल रिजर्व 1979 में स्थापित किया, तीनों कथन क्या है, सही है। ए, बी और डी सही है। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो भारत का पहला जय मंडल आरक्षित क्षेत्र सुंदरबन नहीं होगा, यहाँ पे नीलगिरी होगा, तब सही होगा। और विश्व का प्रथम जय मंडल रिजर्व 1979 में स्थापित किया गया था, बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट कह रहा है कि जय मंडल शब्द को एडवर्ड सुयस ने गढ़ा था, बिल्कुल सही है। और भारत के 12 जय मंडल आरक्षित क्षेत्रों को यूनेस्को के विश्व नेटवर्क में शामिल किया गया, बिल्कुल कथन सही है। तीनों कथन क्या है, सही है। आगे कह रहा है कि जीएसटी काउंसिल का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है, तो क्या होगा। 61 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, दिल्ली होगा। क्या जीएसटी, हाँ, गुड सर्विस टैक्स, जीएसटी का जो है ना काउंसिल का मुख्यालय कहाँ है, तो दिल्ली में है। नेक्स्ट है राज्य सूचना आयोग। कह रहा है कि राज्य सूचना आयोग किस प्रकार की संस्था है, तो क्या होगा। तो 62 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी, संवैधानिक है। क्या है, संवैधानिक है। राज्य सूचना आयोग का जो किस प्रकार की संस्था है, तो संवैधानिक संस्था है, ठीक है। आगे कह रहा है क्वेश्चन 63 कह रहा है कि भारत के संविधान के वे अनुच्छेद जो जम्मू कश्मीर राज्य में स्वमेव लागू होते थे, बताइए कौन सा अनुच्छेद है। 63 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी है, अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 370 का डी है। तो कह रहा है ना कि भारत के संविधान के वे अनुच्छेद जो जम्मू कश्मीर राज्य में स्वमेव लागू होते हैं, तो अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 370 का डी है। आगे कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, बताइए इसमें कौन सा कथन सही नहीं है। 64 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा, सी होगा। इसमें सी जो है ना गलत है। कह रहा है यार राज्य की नीति, सर्वोच्च न्यायालय जो है ना कर राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों के रक्षक के रूप में कार्य करता है, ये गलत है, नहीं काम करता है। इसमें सही क्या है, सर्वोच्च न्यायालय क्या है, तो यह भारत का नागरिकों को स्वतंत्रता के संरक्षक के रूप में कार्य करता है, ये बिल्कुल सही है। जो सर्वोच्च न्यायालय होता है ना, वो भारत के नागरिकों की स्वतंत्रता के संरक्षक के रूप में कार्य करती है, बिल्कुल सही है। और सर्वोच्च न्यायालय जो है संविधान के संरक्षक के रूप में कार्य करता है, बिल्कुल सही है। और सर्वोच्च न्यायालय जो है इसे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव विवाद की छानबीन भी करने का अधिकार है सर्वोच्च न्यायालय को। एक क्या है, तो ए, बी और डी क्या है, सही है। आइए क्वेश्चन 65 पे कह रहा है किनके नेतृत्व में रियासती मंत्रालय बनाया गया था, बताइए किसके नेतृत्व में। तो 65 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सरदार पटेल होगा। क्या होगा, सरदार पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है कि 8वीं अनुसूची के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, तो क्या है इसमें गलत, बताइए। तो 66 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा, डी होगा। तो मैथिली, संथाली, डोंगरी और बोडो का 91 संविधान संशोधन 2003 के साथ जोड़ा गया, एक गलत। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 91 नहीं होगा, यहाँ पे 92 होगा, ठीक है। इसको ना यहाँ पे इसलिए सही होगा। यहाँ पे मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो मास को जो है ना, इसका ट्रिक होता है बोर्ड मास। मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो को जो है 52वां संविधान संशोधन 2003 के तहत जोड़ा गया था, ठीक है, याद रखिएगा। और आगे बोल रहा है 8वीं सूची में इसमें 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया, बिल्कुल सही है। और मूल रूप से 8वीं सूची में 14 भाषाएं थी, बिल्कुल सही है। और 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत सिंधी भाषा को जोड़ा गया, बिल्कुल सही है, ये कथन बिल्कुल सही है। आगे कह रहा है कि कोकनी, मणिपुरी तथा नेपाली को 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया, ये बिल्कुल सही है। यहाँ पे तीनों कथन ए, बी, सी सही है, लेकिन डी में जो है ना यहाँ पे 91 जगह 92 होगा, ठीक है, यहाँ तब सही होगा, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 67 पे कह रहा है कि किस देश के संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है, बताइए क्या, किस देश के से नहीं है। तो 67 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण अफ्रीका से नहीं है, लेकिन अमेरिका से है, कनाडा से है, ऑस्ट्रेलिया से है। तो कह रहा है किस देश के संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है, दक्षिण अफ्रीका से नहीं है, लेकिन अमेरिका से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से है। इसमें कह रहा है कि संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, दिए गए कूट की सहायता से बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है, इसमें कौन सा कथन सही है। तो 68 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी है, 1, 2, 4 सही है। तो इसमें देखिए सही क्या है, तो पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत और ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंतोगोत्वा उद्देश्य का बना, बिल्कुल सही है।
पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंतर्गतवा उद्देश्य का बना, बिल्कुल सही है। इसमें 2 नंबर का रहा है, इसकी प्रकृति न्याय योग नहीं है, बिल्कुल सही है। इसमें इसका संशोधन नहीं किया सकता है, संशोधन किया जा सकता है, ठीक है, तब सही होगा। यहाँ पे नहीं दिया से गलत है, ठीक है। और संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को रद्द नहीं किया जा सकता, ये भी सही है। तो 1, 2, 4 बिल्कुल सही है, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, 69 नंबर पे। 69 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि संविधान सभा का गठन कब किया गया था, बताइए। संविधान सभा गठन बोलेगा तो 69 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, जुलाई 1946 में किया गया था, ठीक है, जुलाई 1946 में। कह रहा है संविधान सभा गठन कब किया गया था? जुलाई 1946 में किया गया था। आगे कह रहा 70 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि वे प्रथम भारतीय कौन थे जिन्हें वायसराय की कार्यपालिका परिषद का सदस्य बनाया गया था, तो क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ठीक है, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। तो कह रहा है वे प्रथम भारतीय कौन थे जिन्हें वायसराय की कार्यपालिका परिषद का सदस्य बनाया गया था, तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे, ठीक है। आगे क्वेश्चन 71 पे कह रहा है कि प्रथम विधि आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था, तो क्या होगा? 71 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड मैकाले। क्या है? लॉर्ड मैकाले। प्रथम विधि आयोग का जो गठन किया गया था लॉर्ड मैकाले की कथी में किया गया था। आगे कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन 72 कह रहा है कि ब्लू फ्लैग प्रमाणीकरण संबंधित है किससे, क्या होगा? 72 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, समुद्र तट से। क्या समुद्र तट से होगा? आगे है लोनार झील का निर्माण कैसे हुआ है, तो क्या होगा? 73 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या? उल्का पिंड गिरने से हुआ है, उल्का पिंड गिरने से हुआ है। क्या? उल्का पिंड गिरने से लोनार झील का निर्माण हुआ है ना, उल्का पिंड गिरने से हुआ है, ठीक है। आगे कह रहा है क्वेश्चन 74 कह रहा है कि इनमें से कौन नकदी फसल से सम्मिलित नहीं है, तो क्या नहीं सम्मिलित है? तो 74 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गेहूं नहीं है नकदी फसल है, ठीक है। रबड़ है, जूट है, तंबाकू है, ठीक है। और गेहूं कौन सा फसल है, बताइए क्या है? गेहूं जो है ना रबी फसल है, ठीक है, गेहूं रबी फसल है, ठीक है, याद रखिएगा। रबड़ है ना कि नकदी फसल में सम्मिलित कौन कौन है? रबड़ है, जूट है, तंबाकू नहीं, सब नकदी फसल होता है, ठीक है। लेकिन गेहूं क्या है? रबी फसल है। आगे क्वेश्चन 75 पे कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में कौन सा क्रम जो है ना सही है, सही क्रम बताइए, इसमें कौन सा सही क्रम होगा? तो 70 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जहांगीर शाह, फर्रुख सियर, मोहम्मद शाह आलम द्वितीय, ठीक है। तो कह रहा है कि कौन सा सही क्रम में है, तो जहांगीर शाह, फर्रुख सियर, मोहम्मद शाह और शाह आलम द्वितीय, ये चारों सही है क्रम में, ठीक है। आगे 76 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तरपैदी काल के ग्रंथों में किस धातु को श्याम आयस या कृष्ण आयस कहा जाता है, तो क्या किसको कहा गया है? 76 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए, लोहा को कहा गया है। कह रहा है कि उत्तरवैदिक काल में ग्रंथों में किस धातु को श्याम आयस या कृष्ण आयस कहा गया, तो लोहा को। आगे क्वेश्चन 77 कह रहा है कि आदि वराह की उपाधि किस शासक ने धारण की थी, बताइए। आदि वराह की उपाधि, आदि वराह का जो उपाधि था ना, इसका धारण किया था कौन किया था? 77 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर होगा ए होगा, भोज किया था। कौन किया था? भोज किया था। तो आदि वराह की उपाधि किसने धारण किया था? भोज किया था, भोज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 78 का रहा, आज ही इल्यूशन ऑब्जेक्टिव में पढ़ रहे थे क्वेश्चन विजयनगर का। कह रहा विजयनगर की मुद्रा का क्या नाम था, बताइए। विजयनगर मुद्रा का पैगोडा था। क्या था? पैगोडा। अगर बिहार इसका जो होमवर्क दे रहे हैं ना उसको अगर कंप्लीट कीजिएगा ना, आपका जो है ना बहुत सारे क्वेश्चन उसमें आपको देखने को मिलेगा सारे बुक से, इसलिए बिहार पुलिस का जो होमवर्क है ना उसको कंप्लीट किया कीजिए अच्छे से, ठीक है। तो क्या इसको इस सेट को अच्छे से इसको देखिए अच्छे से, बाकी से ज़्यादा थोड़ी पूछने वाला है। कहाँ से एग्जाम क्वेश्चन लाएगा? कह रहा विजयनगर की मुद्रा का नाम क्या था? पैगोडा था, ठीक है, पैगोडा था। आगे क्वेश्चन 79 पे कह रहा है कि 79 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस बौद्ध संगीति में अभिधम पीटक का संकलन किया गया, बताइए किस बौद्ध संगीति में किया गया? तृतीय बौद्ध संगीति ऑप्शन नंबर सी होगा। हाँ, तो इसका 79 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तृतीय बौद्ध संगीति, ठीक है। तो कह रहा है किस बौद्ध संगीति में अभिधम पीटक की संकलन किया गया, तो तृतीय बौद्ध संगीति। आगे कह रहा है शासन जनता के समर्थन पर आधारित होनी चाहिए, दिल्ली सल्तनत में सर्वप्रथम इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो क्या होगा? इसका किया था जलालुद्दीन खिलजी किया, जलालुद्दीन खिलजी किया था। तो कह रहा कि शासन जनता के समर्थन पर आधारित होना चाहिए, दिल्ली सल्तनत में सर्वप्रथम इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जलालुद्दीन खिलजी ने किया था। आगे क्वेश्चन 81 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन कैस्पियन सागर तथा काला सागर के बीच मध्य स्थित है, तो क्या होगा? 81 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर होगा ए होगा, काकेशस। क्या है? काकेशस। तो कह रहा है ना निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत कैस्पियन सागर तथा काला सागर, देखिए तीन दोनों का से है ना, कैस्पियन सागर तथा काला सागर के बीच मध्य है स्थित है, काकेशस है, यार काकेशस पर्वत है, ठीक है। आगे कह रहा है स्पिनिंग जेनी क्या है, बताइए स्पिनिंग जेनी क्या है? तो 82 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी है, परंपरागत तलकियों की उत्पादक बढ़ाने वाला मशीन है, ठीक है। तो कह रहा है स्पिनिंग जेनी क्या है, तो परंपरागत तलकियों की उत्पादकता बढ़ाने वाली मशीन है। क्वेश्चन 83 कह रहा है कि पलामू विद्रोह को कुचलने के लिए किसने सेना भेजी थी, बताइए। 83 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कर्नल डॉल्टन। कह रहा है कि पलामू विद्रोह को कुचलने के लिए किसने सेना भेजी थी, तो कर्नल डॉल्टन ने भेजा था।
इसमें कह रहा है ना 84 नंबर, इनमें कौन सा कथन असत्य है, इसमें तो कौन सा कथन असत्य है, तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, मानववाद समाज। इसमें क्या है तो इसका जो है ना 84 है, इसमें ऑप्शन नंबर सी जो है ना गलत है। मानववाद के समाज में सभी प्रकार के शोषणों के अंत कर दिया गया था, बिल्कुल गलत है, इसमें अंत नहीं कर दिया गया था, ये तब गलत है। इसमें सही क्या है? सिविलाइजेशन ऑफ द रिनेंसा इन इटली पुस्तक की रचना जो है ना जैकब बुरकार्ट ने किया था, बिल्कुल सही है। सिविलाइजेशन ऑफ द रिनेंसा इन इटली पुस्तक की रचना जैकब बुरकार्ट ने किया था, बिल्कुल सही है। और देखिए ए बी, देखिए ऑप्शन क्या था, ए बी ऑप्शन में क्या था? इसमें था ना कि यूरोपीय, इसमें कारण यूरोपीय इतिहास में मध्यकाल का 5वां शताब्दी तक माना जाता है, बिल्कुल सही है। यूरोपीय इतिहास में मध्यकाल का समय 5वां शताब्दी तक माना जाता है, बिल्कुल सही है। और आगे कह रहा है कि पूर्वी रोम साम्राज्य बैजेंतिया की राजधानी कहाँ थी? कुस्तुतुनिया थी, ठीक है, याद रखिएगा। पूर्वी रोम साम्राज्य बैजेंतिया की राजधानी कहाँ थी? कुस्तुतुनिया था, तो ये इसका सी नंबर ऑप्शन गलत था। क्वेश्चन नंबर 85 पे कह रहा है कि जर्मनी में प्रथम विश्व युद्ध के बाद गणतंत्र की स्थापना कहाँ हुई थी, तो क्या होगा? ये हुआ था बाइमर में हुआ था, बाइमर। कह रहा है कि जर्मनी में प्रथम विश्व युद्ध के बाद गणतंत्र की स्थापना कहाँ हुई? बाइमर में हुआ था। आगे 86 नंबर कह रहा है किसने अपनी संकुचित विचारधारा का परिचय देते हुए एक जार, एक चर्च, एक रूस का नारा दिया था? किसने दिया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अलेक्जेंडर तृतीय। अलेक्जेंडर तृतीय दिया था। कह रहा है किसने अपनी संकुचित विचारधारा का परिचय देते हुए एक जार, एक चर्च और एक रूस का नारा दिया था? अलेक्जेंडर तृतीय। आएगा अब पल्लवों की राजभाषा क्या थी? पल्लवों की राजभाषा बोलेगा तो 87 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, क्या होगा? संस्कृत था। क्या था? संस्कृत था। नेक्स्ट 88 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन सा ग्रह मीथेन के छल्लों से घिरा हुआ है, तो क्या होगा? 88 का क्या होगा? 88 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, नेपच्यून है। क्या है? नेपच्यून। कह रहा है कौन सा ग्रह मीथेन के छल्लों से घिरा हुआ है? नेपच्यून है। 89 कह रहा है कि बेसाल्ट, ग्रेनाइट, ग्रेवो किस प्रकार की चट्टानें हैं, तो क्या होगा? 89 का ऑप्शन नंबर बी है, क्या? आग्नेय है। क्या? आग्नेय है। नेक्स्ट 90 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस महासागर विश्व की 1/3 भूमि सतह है, बताइए क्या होगा? 90 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, प्रशांत महासागर। क्या है? प्रशांत महासागर। कह रहा है किस महासागर में विश्व की 1/3 भूमि सतह है, तो प्रशांत महासागर। क्वेश्चन नंबर 91 पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से नदियों का कौन सा जोड़ा सबसे पहले जोड़ा गया था, बताइए क्या होगा? 91 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, याद रखिएगा 91 की क्या होगा? गोदावरी और कृष्णा। गोदावरी और कृष्णा। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में नदियों में से कौन सा जोड़ा सबसे पहले जोड़ा गया था, तो गोदावरी और कृष्णा। नेक्स्ट है 92 नंबर कह रहा है कि इनमें से कौन सा शास्त्रीय नृत्य अपने वर्तमान स्वरूप में मुगल परंपरा से प्रभावित है, क्या होगा? 92 का ऑप्शन नंबर होगा डी होगा, कथक। कथक। तो कह रहा है इनमें से कौन सा शास्त्रीय नृत्य अपने वर्तमान स्वरूप में मुगल परंपरा से प्रभावित था, तो कथक था। नेक्स्ट है असम में स्थित, कह रहा है असम में स्थित बराक घाटी किस लिए प्रसिद्ध है, तो क्या होगा? बराक घाटी किस लिए प्रसिद्ध है? ये जो 93 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चाय खेती के लिए प्रसिद्ध था, ठीक है। तो कह रहा है असम में स्थित बराक घाटी किस लिए प्रसिद्ध है? चाय खेती के लिए। नेक्स्ट 94 कह रहा है तिपाई मुख बांध का विवाद किन दो देशों के बीच है? तिपाई मुख बांध का विवाद 94 का राइट ऑप्शन नंबर डी होगा, क्या है? भारत और बांग्लादेश। क्या? भारत और बांग्लादेश। तो तिपाई मुख बांध का विवाद किन दो देशों के बीच है, तो भारत और बांग्लादेश। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, इसमें कौन सा कथन असत्य है, तो सभी कथन जो है क्या है? नहीं 95 का जो है ना ऑप्शन नंबर बी गलत है। क्या? बी गलत है। गुजरात राज्य में काली मिट्टी की सर्वाधिक विस्तार है। हाँ, गुजरात राज्य में जो है ना राज्य में काली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार है, ये गलत है। यहाँ पे जो है ना ये बिल्कुल बी नंबर गलत। याद रखिएगा ना कि गुजरात का जो है ना गुजरात राज्य में काली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार है, ये गलत है। गुजरात नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, तो महाराष्ट्र होगा। याद रखिए महाराष्ट्र में जो है ना काली मिट्टी का क्या है? सर्वाधिक विस्तार है। यहाँ पे गुजरात की जगह क्या होगा? महाराष्ट्र होगा, तब सही होगा यहाँ पे, इसलिए बी नंबर क्या था? गलत था। और आगे कह रहा है कि पश्चिमी तटीय मैदान पूर्वी तटीय मैदानों से संकरे हैं, बिल्कुल सही है। और नीलगिरी में पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और दक्षिणी सिस्टम का मिलाप होता है, बिल्कुल सही है। तो ये ए और सी क्या था? सही था। तो पश्चिमी तटीय मैदान पूर्वी तटीय मैदानों के से संकरे हैं, बिल्कुल सही है। और नीलगिरी में पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और दक्षिणी सिस्टम का मिलाप होता है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे गुजरात राज्य में काली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार होता है ना, गुजरात नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? महाराष्ट्र होगा। क्या होगा? महाराष्ट्र। याद रखिएगा महाराष्ट्र होगा, ठीक है, याद रखिए महाराष्ट्र होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 96 पे कह रहा है कि किस राज्य के कोरापुट जिले के पंचपटमाली में एशिया की सबसे बड़ी बॉक्साइट खान स्थित है, तो क्या होगा? 96 का ऑप्शन नंबर सी होगा, उड़ीसा होगा। क्या? उड़ीसा। कह रहा है किस राज्य के कोरापुट जिले के पंचपटमाली में एशिया का सबसे बड़ी बॉक्साइट खान स्थित है? उड़ीसा। आगे कह रहा है कि भारत निम्न में से किस देश के साथ लंबी सीमा साझा करता है, बताइए किसके साथ करेगा? तो 97 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, चीन के साथ करेगा। किसमें? हाँ, चीन के साथ
चीन के साथ करता है। 97 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो सी होगा। तो भारत में से किस देश के साथ लंबी सीमा साझा करता है, तो चीन के साथ करता है। नेक्स्ट कर रहा है 98 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता, बताइए कौन सा कार्य कंप्यूटर नहीं करता है, बताइए। तो 98 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अंडरस्टैंडिंग नहीं करता, लेकिन जो है ना प्रोसेसिंग करता है, कंट्रोलिंग करता है, इनप्यूटिंग करता है, ठीक है। तो कह रहा है कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है, तो अंडरस्टैंडिंग नहीं करता है, लेकिन प्रोसेसिंग करता है, कंट्रोलिंग करता है, इनप्यूटिंग करता है। आगे है 99 और क्वेश्चन कर रहा है कि QWERT कीबोर्ड में कुल कितनी कुंजियाँ होती है, बताइए QWERT में कुल कितनी कुंजियाँ होती है। तो 99 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 104 होता है। कितने होता है, 104 होता है। आगे 100 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से किस मंदिर को यमनिका तीर्थ भी कहा जाता है, तो क्या होगा। 100 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी, जगन्नाथपुरी मंदिर को। क्या है, जगन्नाथपुरी मंदिर को। और यह कह रहा है कि निम्न में से किस मंदिर को यमनिका तीर्थ भी कहा जाता है, जगन्नाथपुरी मंदिर को कहते हैं, ठीक है। तो ये सेट नंबर था 5, सेट नंबर 5 कंप्लीट हो गया है। इसके आगे जो है ना एक सर करंट अफेयर्स का टेस्ट करवाए हैं, करंट अफेयर्स का, उसको भी हम कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है। जैसे जैसे सेट सर करवाएंगे वैसे हम पीछे से रिवीजन करवाते जाएंगे, ठीक है। बस आप लोग क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाकी जो भी पीछे नहीं देखे ना क्लास, उसको देख लीजिए, उसका स्पेशल प्लेलिस्ट हम बना दिए हैं। और बाकी नेक्स्ट क्लास करंट का आएगा, करंट का जो 50 क्वेश्चन सर करवाए हैं उसका हम करंट का करवा देंगे। तो बाकी अगर PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डला हुआ है। इसका PDF जो है ना हम पहले ही सेंड कर देते हैं, तो सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम चैनल। तो आज के लिए रहने दीजिए यहीं तक, तब तक के लिए आप लोग को जय हिंद।